हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं उत्तराखंड टेट के लिए हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आज हम देखेंगे, काफी यूजफुल सेशन रहने वाला पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चंस मैंने रखे हैं वो हिंदी ग्रामर वाला पोर्शन रखा है और काफी अच्छे क्वेश्चंस है। तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चलेगा कौन कौन सी जो चीजें हैं वो आपको प्रिपेयर करनी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, इंपॉर्टेंट सेशन है आप सभी लोगों के लिए। पेपर 1 पेपर 2 के लिए बिल्कुल प्रैक्टिस क्वेश्चन है। हिंदी के प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज के वीडियो बिना किसी डिले के। प्रीवियस अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, क्योंकि प्रीवियस में काफी सारे सेशंस करा चुका हूं हिंदी के लिए भी उत्तराखंड टेट की, तो लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप जरूर कनेक्ट कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे और मैं प्ले लिस्ट भी डाल दूंगा टेलीग्राम पर। जो लोग भी नए ऐड हो रहे हैं तो उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा ये सेशन। तो उत्तराखंड टेट के लिए अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफी सारा यूजफुल कंटेंट आपको चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है भाई, निमिष शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये हमें देखना है। देखो काफी डिटेल में भी समझते रहेंगे, इन ऑप्शंस की हेल्प से हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। यहाँ क्या पूछा गया, पर्यायवाची पूछा गया। पर्याय आप सभी को पता है कि जो समान शब्द होते हैं वो पूछा गया है। विलोम क्या होते हैं, शब्दों का अपोजिट यानी कि उल्टा जब आपको मतलब बताना होता है। पर्याय मतलब समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उनको पर्यायवाची कहते हैं। तो निमिष शब्द का पर्यायवाची पूछा है। प्रकाश होता है, छिद्र होता है, पूर्ण होता है या क्षण होता है। तो राइट आंसर आपको बताना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि निमिष है क्या, है ना। निमिष का पर्यायवाची या निमिष का अर्थ क्या होता है। तो निमिष का अर्थ होता है आंखें मीचना, ठीक है। निमिष का मतलब क्या होता है, निमिष का मतलब आंखें मीचना। जैसे हम अपनी आंख को, पलकों को झपकाते हैं, बंद करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं निमिष। तो अब इसका पर्याय जो सेम शब्द होगा वो क्या है, तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, जो क्षण है वो निमिष का पर्यायवाची है भाई। क्लियर हो गई बात, एक बार और देख लो। निमिष का मतलब क्या होता है, निमिष का मतलब होता है आंखें मीचना। अब निमिष के अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो जैसे पलक, पलक इसका पर्यायवाची है। क्षण जो इस ऑप्शन में दिया गया वो इसका पर्यायवाची है, ठीक है। बोरानी इसका, बेरोनी इसका पर्यायवाची है। तो ये 3 पर्यायवाची हैं निमिष के। पहला आ गया हमारे पास पलक, दूसरा आ गया हमारे पास क्षण, तीसरा आ गया हमारे पास बेरोनी। तो निमिष का मतलब आंखों को झपकाना, पर्यायवाची शब्द का मतलब आपको मैंने बता ही दिया है। अब देखो अन्य विकल्पों पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। जैसे प्रकाश का मतलब क्या होता है, रोशनी। अब इसके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, जरा इनको भी देख लेते हैं। जैसे प्रकाश का पहला पर्यायवाची आप देख सकते हो प्रभा, ठीक है। उसके अलावा एक मैंने बता ही दिया आपको, रोशनी, ठीक है। इसके अलावा जो आता है हमारे पास दीप्ति। तो ये सारे के सारे क्या है भाई, दीप्ति पर्यायवाची हैं। किस चीज के हैं, प्रकाश के हैं। ज्योति, ज्योति भी प्रकाश का है। चमक भी या आलोक, आलोक भी प्रकाश का ही पर्यायवाची है। एक बार देख लेते हैं प्रकाश के पर्यायवाची अगर आप लोगों से पूछ लिए जाए तो क्या होगा, प्रभा होगा, रोशनी होगा, दीप्ति होगा, ज्योति होगा, आलोक होगा। निमिष के मैंने आपको 3 पर्यायवाची बता दिए, पलक, क्षण या बेरोनी। अब देखते हैं ये छिद्र, छिद्र के पर्यायवाची क्या होते हैं ये देख लें। छिद्र का मतलब क्या होता है, जो होल होता है, छोटा छेद होता है, उसको बोला जाता है। तो छिद्र के पर्यायवाची में रंध्र आ जाता है, सबसे पहले रंध्र आ जाता है। सुराग, सुराग आ जाता है हमारे पास में। और बिल भी हम इसका पर्यायवाची बोल सकते हैं। गड्ढा, कोटर। तो ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके हैं, छिद्र के हैं। पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूर्ण का मतलब कंप्लीट या पूरा होना। तो पूर्ण का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे भाई, पूर्ण का पर्यायवाची में आ जाएगा आपका जैसे सम, संपूर्ण, ठीक। दूसरा आ जाएगा हमारे पास कुल, नेक्स्ट आ जाएगा पूरा, एभंग, सब, समूचा। ये सारे के सारे किस चीज के पर्यायवाची हैं भाई, ये हमने देखे हैं पूर्ण के। पूर्ण मतलब कोई चीज का कंप्लीट हो जाना, पूरा हो जाना। तो इसका पर्यायवाची शब्द हो गया संपूर्ण, कुल, पूरा, ठीक है। अभंग, सब, समूचा। तो सारे ऑप्शंस की सहायता से हमने इस चीज को समझ लिया है। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, निमिष शब्द के पर्यायवाची की बात हुई थी और हमने सारे के सारे को डिस्कस कर लिया है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में किस प्रकार का वाच्य है, ये आपको बताना है।
ठीक है। कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सेंटेंस क्या है हमारे पास, ये सेंटेंस दिया गया है, मुझसे उठा नहीं गया में कौन सा राइट आंसर रहेगा कि आपको बताना है कि वाच्य कौन सा है। तो यहां पर जो अभिष्ट उत्तर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। अब सी क्या बोलता है भाई, यहाँ पर सी बोल रहा है कि इस सेंटेंस में मुझसे उठा नहीं गया में भाववाच्य है। ठीक है। अब भाववाच्य किस तरीके से है, देखो भाववाच्य में होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप आंसर कर पाओगे। तो भाव वाक्य में या भाववाच्य में अगर हम बात करें तो भाववाच्य में वो होता है कि क्रिया, जो सेंटेंस में क्रिया होती है, जो हमारे शब्द ये पूरा जो ऊपर सेंटेंस दिया है, वाक्य दिया है, इसमें जो क्रिया होगी तो क्रिया के उस रूप को, क्रिया के उस रूप को भाववाच्य कहते हैं। ध्यान देना भाई, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। क्रिया के उस रूप को भाववाच्य कहते हैं जिससे, ध्यान दो, जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता होती है। क्रिया अथवा भाव की प्रधानता होती है। बात क्लियर हो गई। देखो भाववाच्य किसे कहते हैं, क्रिया के उस रूप को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य की क्रिया या फिर भाव की प्रधानता होती है। तो यहां पर कौन सा हमारे पास क्या राइट आंसर था, भाववाच्य था। तो मुझसे उठा नहीं गया, क्लियर हो गई बात। तो यहां पर क्या क्या था भाई, भाववाच्य दिया गया था। क्यों, क्योंकि जिससे वाक्य में क्रिया क्या हो रही है कि उठा नहीं गया भाई। ठीक है, उठा नहीं गई, या फिर क्रिया की प्रधानता होगी या फिर भाव की प्रधानता होगी, तो वहां पर हमारे पास भाववाच्य आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। ठीक है। तो वाच्य को अगर हम देख लें कि भाई वाच्य क्या होता है, वाच्य शब्द होता है बोलने का विषय। देखो वाच्य को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होगा, बोलने का जो विषय होता है उसे हम क्या बोलते हैं, भाव वाच्य बोलते हैं। भाव नहीं, वाच्य बोलते हैं। वाच्य की डेफिनेशन बता रहा हूं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है भाई, क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, तो उसे हम कर्ता है या फिर कर्म है या फिर भाव है, तीनों चीज आ जाएंगी ना, क्योंकि हमारे पास कितने प्रकार के वाच्य हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो हमें यह बताना है, देखो वाच्य शब्द का कि जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय में कर्ता हो रहा है, कर्ता है या फिर कर्म है या फिर भाव है। तीन चीज ही तो हैं, कर्ता हो गया, कर्म हो गया, भाव हो गया। किस चीज की बात की जा रही है कि क्रिया का मुख्य विषय, कोई भी चीज करने का मुख्य विषय में क्या चीज आ रही है, या फिर कर्ता आ रहा है या फिर कर्म आ रहा है या फिर भाव आ रहा है। तो उसी से हम बता सकते हैं कि कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है। तो मुझसे उठा नहीं गया क्रिया में भाव की प्रधानता हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या आ गया भाई, भाववाच्य हमारे पास आ गया है। ठीक है। और तीन प्रकार के हमारे पास वाच्य होते हैं, तीनों के तीनों ऊपर दिए गए। तीनों के प्रकार में पहला क्या आ गया भाई, कृतवाच्य ले लो, कृतवाच्य। उसके अलावा हमारे पास कर्मवाच्य, और तीसरा जो प्रकार आता है ये आता है हमारे पास भाववाच्य। तो भाई ये वाच्य वाले जो है वाक्य हमसे पूछे जाते हैं, इसकी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसके पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द बताओ। भाई ये सेंटेंस दिया गया है, ये वाक्य हमारे पास दिया गया है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय या अनाहूत। तो देखो भाई आपको एक वर्ड बताना है शब्द के लिए, जो सेंटेंस दिया गया इसके लिए एक शब्द बताना है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। राइट आंसर है हमारे पास अप्रत्याशित। आशा नहीं है, उसको एक शब्द में, इस वाक्य को एक शब्द में हम क्या लिख सकते हैं, अप्रत्याशित। क्लियर हो गई बात। अब जो है ये देखो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोला जाता है कि अलग अलग जो वाक्य है उसके लिए हम जब एक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर जो है जिसकी पूर्व में आशा ना हो, क्या है ये, यहाँ पर हमारे पास हो गया अप्रत्याशित हो गया। अब इसके अलावा जो अन्य शब्द दे रखे हैं, देखो यहाँ पर दे रखा है अपरिमेय। तो अपरिमेय क्या होता है, जिसकी नाप तोल ना हो सके। इसके लिए क्या है, जिसकी नाप तोल ना हो सके। क्लियर हो गई बात। ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसकी नाप तोल न हो सके उसे हम क्या बोलेंगे भाई, अपरिमेय बोलेंगे। अब इसके अलावा आता है हमारे पास अनाहूत, जिसकी आहूत, देखो अनाहूत को क्या बोलेंगे, जिसकी आहूत न किया गया हो, या जिसे आहूत ना किया गया हो, ऐसे भी आप कह सकते हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अनाहूत बोलेंगे।
क्लियर हो गई बात। प्रत्याशा का मतलब क्या है, या प्रत्याशा का मतलब जैसे आशा, ठीक है, या फिर उम्मीद, आशा या फिर उम्मीद। क्लियर हो गई बात। तो सारे वर्ड्स को जितने भी ऑप्शंस दिए थे हमने डिस्कस कर लिया। जिसका पूर्व से कोई आशा ना हो उसको हम क्या बोल रहे हैं, अप्रत्याशित बोल रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन 4। गोधूल शब्द का तद्भव रूप क्या है। पिछले भी मैंने जो आपके साथ में हिंदी के सेशंस लिए हैं उसमें मैंने आपको बताया कि तद्भव और तत्सम दोनों शब्दों को मैंने एक्सप्लेन किया है। क्लियर होगी बात। तो यहां आपको बताना है कि गोधूल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। गेहूं होगा, गाय होगा, गोबर होगा या फिर गोधन होगा। तो गोधूम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा भाई, गेहूं होगा। अब तद्भव और तत्सम शब्द मैं आपको दोनों को बता चुका हूं भाई। तत्सम शब्द होते हैं जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और उनको एज इट इज यानी कि ज्यों का त्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं भाई, वो तत्सम कहलाते हैं। तत्सम कौन से हो गए, तत्सम संस्कृत से लिए गए ऐसे शब्द जिनमें बिना किसी परिवर्तन के या जिनको बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। तद्भव वो शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए जिसमें परिवर्तन किया जाता है, कुछ परिवर्तन के बाद जिनका इस्तेमाल किया जाता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। तो यहाँ पर गोधूम शब्द का तद्भव रूप क्या है भाई, गेहूं है। क्लियर हो गई आपको बात। अब देखो गेहूं क्या है भाई, यहाँ पर तद्भव रूप है गोधूम का। तद्भव रूप यानी कि गोधूम कैसा वर्ड है भाई, संस्कृत का मूल शब्द है, संस्कृत का मूल शब्द है और इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। तो अब इसमें परिवर्तन के बाद हम इनको प्रयोग में लेके आ रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, इसको हम गेहूं बोल रहे हैं, तो तद्भव हो गया। अगर हम गोधूम को गोधूम ही पूरा का पूरा अगर हम इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते तो वो शब्द क्या कहलाता, हमारा तत्सम शब्द कहलाता। आई होप आपकी बात क्लियर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में। निष्कपट शब्द में संधि विच्छेद है। बहुत जल्दी मैं संधि विच्छेद पर आपकी क्लास लेके आऊंगा भाई। अभी हमने जो पीछे जो क्लास डिस्कस की थी तो वो हम अलंकार पे कर रहे थे। अलंकार का पार्ट 1 जो है मैंने आप लोगों को थ्योरी चैप्टर में दे दिया है। भाई आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखो, ज्यादा वीडियो को देखोगे भाई, स्किप नहीं करोगे वीडियो को, तो मैं आप लोगों के लिए जो है ना आगे के पार्ट भी लेके आऊंगा। देखो उसका पार्ट 2 नहीं आया। पार्ट 2 ना आने का रीजन क्या है कि पार्ट 1 में जितनी मैंने मेहनत करी थी उस हिसाब से आप लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो मेक श्योर अगर आप चैप्टर को देख रहे हैं या कोई भी सेशन को देख रहे हैं तो उसको कंप्लीट करें। अगर आप कंप्लीट करोगे तो वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, वैल्यू ऐड होगी, आपको समझ में आएंगी चीजें। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के बाद में आप जज नहीं कर सकते। एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन देखो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो पूरा सेशन आप देख सकते हो। तभी आप सब्सक्राइब करो यार, कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो पूरी वीडियोस आप देखो, तभी तो यूजफुल रहेगी। अब आपने 2 से 3 क्वेश्चन देख लिया, आगे के क्वेश्चन देखे नहीं, हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के ऐसे हो जो इजी हो, आगे के जो क्वेश्चन है वो यूजफुल हो सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चैप्टर यहाँ पर से निकल के आ सकता है, तो आपको मिस नहीं करना। तो संधि विच्छेद के लिए भी मैं आप लोगों के लिए जल्द ही थ्योरी का चैप्टर लेके आऊंगा हिंदी में, बहुत ही आसान भाषा में, जिससे आपको इजीली समझ में आए। पार्ट 2 भी मैं अलंकार का लेके आऊंगा। भाई हमने एक अलंकार करा दिया है, शायद वहाँ पे शब्द अलंकार करा दिया है या अर्थ अलंकार करा दिया, दोनों में से एक करा दिया है। तो जो रह गया वो पार्ट 2 में मैं कवर कर लूंगा। तो यहाँ पर देखो निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा, नि जमा कपट होगा, निश जमा कपट होगा, नी जमा कपट होगा, निश जमा कपट होगा। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निष्कपट में निहि जमा कपट। अब यहाँ पर विसर्ग लग गए हैं, निहि जमा, इसमें विसर्ग लगे हैं, तो भाई कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पर, देखो तो यहाँ पर विसर्ग संधि का इस्तेमाल किया गया है। अब संधि के कितने प्रकार हैं, ये थ्योरी चैप्टर में जब हम चलेंगे सबके नियम के, भाई आपको नियम पता होंगे ना, तभी आप संधि विच्छेद को पहचान पाओगे। तो देखो यहाँ पर मैंने निहि जमा कपट लिखा है, संधि विच्छेद जो है, तो यहाँ पर विसर्ग लग रहे हैं, तो विसर्ग से आप इसको पता लगा सकते हो कि यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल किया गया है भाई, संधि का, यानी कि विसर्ग संधि का इस्तेमाल किया गया। अब विसर्ग संधि को भी पहचानने के तरीके होते हैं। देखो अगर किसी भी विसर्ग से पहले, देखो ये विसर्ग है, इससे पहले अगर आपके पास ई आ जाता है, ऊ आ जाता है, और बाद में, और इसके बाद में, देखो इसके बाद में ई या ऊ के बाद में का आए आपके पास, खा आए। देखो यहाँ पर क्या था, विसर्ग के बाद में क्या है, यहाँ पर का है, का आ जाए, खा आ जाए, टा आ जाए, ठा वर्ण आ जाए, या पा वर्ण आ जाए, फा वर्ण आ जाए, तो या इनमें से कोई भी वर्ण हो तो क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा, यानी कि शा हो जाएगा, शा हो जाएगा आपके पास। विसर्ग का
विसर्ग का आपके पास क्या हो जाएगा, किस में परिवर्तित हो जाएगा, शा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये विसर्ग संधि है। देखो ई या ऊ के बाद में अगर का, खा, टा, ठा, पा, फा, अगर इस प्रकार के आपके वर्ण आते हैं तो जो का है वो शा में, षटकोण वाले शा में जो है परिवर्तित हो जाता है। अब विसर्ग संधि का दूसरा नियम देखो, अगर विसर्ग से पहले ई ऊ, देखो विसर्ग से पहले ई ऊ तथा विसर्ग के बाद क्या क्या चीजें आ जाए भाई, का, खा, पा, फा, अगर ये आ जाए तो भाई विसर्ग शा में बदल जाता है। तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है, विसर्ग सीधा सीधा शा में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर हो गई बात। तो देखो जो निष्कपट हमारे पास यहाँ पर शब्द था, इसका संधि विच्छेद हमने क्या लिखा, निहि जमा कपट था। ठीक है, तो यहाँ विसर्ग संधि आई गई है हमारे पास में। तो अब देखो विसर्ग संधि भी आगे फर्दर दो तरीके से, दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार को हम क्या बोलते हैं, होने वाले परिवर्तन को या होने वाले विकार को हम बोलते हैं संधि बोलते हैं। और संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई, मेल होता है। अगर मेल या जोड़ना, संधि का शाब्दिक अर्थ में क्या होता है, मेल होता है या फिर जोड़ना होता है। तो तीन प्रकार की मुख्यतः हमारे पास संधि होती हैं, तीन प्रकार की संधि होती हैं। देख लेते हैं हल्का सा यहाँ पर कौन कौन सी संधि होती है। पहली संधि आती है हमारे पास स्वर संधि, दूसरी संधि आती है हमारे पास व्यंजन संधि, तीसरी संधि जो अभी हम देख रहे थे वो है हमारे पास विसर्ग संधि। अब इन सबके अपने अपने क्या है भाई, नियम है। ठीक है, तो नियम के मदद से ही आप संधि को पहचान सकते हो। तो इसको हम थ्योरी चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, ये आपको बताना है। अनुगृहीत, अनुग्रहित या अनुग्रहित या अनुगिहित। तो आपको बताना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। प्रीवियस ईयर के अगर पेपर में देखोगे तो वर्तनी से संबंधित आपको प्रश्न पूछे गए हैं। तो राइट आंसर हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर बी। तो वर्तनी जो है अनुग्रहित, जो इस तरीके से लिखा जाता है, उसकी वर्तनी जो है हमारे पास यहाँ पर शुद्ध है। ठीक है, जिससे किसी का अनुग्रह प्राप्त होता है। अनुग्रहित का मतलब क्या है, जिससे किसी का, देखो जिससे किसी का अनुग्रह प्राप्त हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अनुग्रहित बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। अब अनुग्रहित शब्द का अगर हम बात करें, पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं, पर्यायवाची कौन कौन से हो सकते हैं अनुग्रहित शब्द के। तो देखो कृपा पात्र, इसके इंपॉर्टेंट है भाई ये, कृपा पात्र या फिर अपकृत, ठीक है, या फिर इष्ट, ये सब क्या क्या है भाई इसके, ये सारे के सारे जो है अनुग्रहित। अनुग्रहित का मतलब जिससे अनुग्रह प्राप्त हो, पर्यायवाची, कृपापात, अपकृत, इष्ट, और इसके अलावा और भी इसके हो सकते हैं। देखो सहाय युक्त, सहाय युक्त भी इसका पर्यायवाची है। एहसानमंद, एहसान मंद भी इसका एक पर्यायवाची है। तो इंपॉर्टेंट है भाई, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना अनुग्रहित को। जिसका अनुग्रह प्राप्त हो, पर्यायवाची, कृपापात्र हो गया, एहसानमंद हो गया, सहाय युक्त हो गया, अपकृत हो गया, इष्ट हो गया। तो ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं इसके। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारे पास, अपेक्षा शब्द का विशेषण रूप क्या होगा। विशेषण के बारे में मैंने देखो प्रीवियस, अगर आपने वीडियो नहीं देखी हिंदी पर, तो मैंने काफी डिटेल में बताया था कौन कौन से प्रकार के विशेषण होते हैं। तो फिलहाल अभी हमें आपको यहाँ बताना है कि अपेक्षा शब्द का विशेषण रूप क्या होगा। सापेक्ष होगा, उपेक्षा होगा, निरपेक्ष होगा या फिर अपेक्षित होगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अपेक्षा शब्द का विशेषण रूप क्या होता है, अपेक्षित होता है। क्लियर होगी बात। विशेषण को क्या होते हैं ये आपको पता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं भाई, विशेषण बोलते हैं। और अपेक्षा शब्द का जो है विशेषण रूप है यहाँ पर क्या, अपेक्षित रूप दिया गया है। अपेक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है भाई, अपेक्षा शब्द का अर्थ होता है या फिर चाह होता है या फिर आशा। अपेक्षा करना यानी कि उम्मीद रखना, आशा रखना, चाह रखना। तो ये सब क्या है इसके भाई, ये मीनिंग है। और अपेक्षित शब्द का अर्थ जिसकी चाह या आशा हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। अपेक्षित इसका विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। अब विशेषण के जो हमने प्रकार कई सारे आप लोगों को बता रखे हैं कि भाई विशेषण के कितने प्रकार हैं। तो देखो विशेषण के अगर भेद की बारे में बात करें तो पहला भेद आ जाता है हमारे पास गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। इसके अलावा आ जाता है हमारे पास संख्यावाचक, पहले भी मैंने आपको बताया था। तीसरा हमारे पास आ जाता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक ये मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ में इसको दोबारा साझा कर रहा हूं। और इसके बाद हमारे पास आता है सार्वनामिक विशेषण।
ठीक है, तो ये विशेषण के मुख्य रूप हो गए हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 मुख्य रूप हमने अभी देख लिए हैं। यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के साथ में। शा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? बहुत पूछा जाता है इस तरीके से कि उच्चारण स्थान का, देखो उच्चारण कई तरीके से किया जाता है, दंत से भी किया जाता है, तालु से भी किया जाता है, कंठ से भी किया जाता है ना। तो आपको बताना है कि जो वर्ण होते हैं उनकी जो ध्वनि का उच्चारण है वो किससे होगा। जो शा वर्ण है इसका दंत से होगा, मूर्धा से होगा, तालु से होगा या फिर दंतालु से होगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या है? शा। शाह जो वर्ड है वो किससे किया जा रहा है? हमारी जीभ तालु से लग रही है जाके, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है शाह वर्ड का? ये तालु है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। अब देखो उच्चारण स्थान और जितने भी व्यंजक वर्ण हैं उसकी एक टेबल है पूरी, तो उससे आप पहचान सकते हो कि भाई अगर मैं आपको बताऊं कि कंठ वाले जो कंठ है, कंठ का जो उच्चारण स्थान और इनके जो व्यंजक वर्ण है, यानी कि जो वर्ण है जो कंठ के उच्चारण से बोले जाते हैं वो कौन कौन से? जैसे का, ख, तो यह कहां से बोले? गले से बोले जा रहे हैं। ये वर्ण कहां से निकल रहे हैं? जैसे का हो गया, खा हो गया, इसके अलावा गा हो गया, घा हो गया, ड़ा हो गया। तो ये सारे सारे व्यंजक वर्ण कहां से निकल रहे हैं? कंठ से निकल रहे हैं। इसके अलावा जैसे तालु, अब तालु में हमने ऊपर भी देख लिया अभी शाह वर्ण जो है का उच्चारण स्थान क्या है? तालु से है। ठीक है, तो तालु में कौन कौन से वर्ण आते हैं हमारे पास? जैसे चा आ गया, छा आ गया, इसके अलावा जा, झा, शा, ठीक है, या। तो ये सारे सारे क्या है? तालु से निकलने वाले उच्चारण है। तालु के अलावा हमारे पास मूर्धा आता है, यानी मूर्धा ध्वनि जो होती है, तो इसमें आ गया टा आ गया, ठा आ गया, डा आ गया, ड़ा आ गया, ड़ा आ गया। इसके अलावा कौन से हो सकते हैं मूर्धा के लिए? रा आ गया, ठीक है, और षटकोण वाला शा आ गया। तो ये सारे जो वर्ण हैं ये मूर्धा के लिए आ जाते हैं। इसके अलावा दंत वर्ण जो होते हैं, दंत में कौन कौन से आ जाते हैं? ता, था, दा, धा, ना, तो ये सारे वर्ण आ जाते हैं। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछे जाते हैं आपसे कि अब ऐसे पूछ लेगा, अब ना वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत है भाई। टा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा है। तालु का हमने पूछ ही लिया, तालु में हमने अभी शा पूछ लिया था। इसके अलावा ये बहुत सारे हैं भाई, दंत हो गया, मूर्धा हो गया, तालु हो गया, दंतालु हो गया, ओष्ठ हो गया, ओठों के माध्यम से ओष्ठ। ओष्ठ में कौन कौन से आ जाते हैं भाई आप बताओ? इसमें आ जाते हैं पा आ जाता है, फा आ जाता है, तो ये क्या है? पा फा और पा फा, बा, भा। तो ये ओष्ठ से बोले जाते हैं, होठों से बोले जाते हैं। नासिका से भी बोले जाते हैं। ये ओष्ठ, ओष्ठ वाले व्यंजक वर्ण आ गए, नासिका वाले भी आएंगे, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, जो मैंने अभी बताया काफी इंपॉर्टेंट है भाई ये। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 9 के साथ में। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग कौन सा है? और उपसर्ग और प्रत्यय से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। उपसर्ग क्या है? ऐसे शब्द जो शब्दों के प्रारंभ में लगकर उनके मतलब बदल देते हैं, उनका मीनिंग बदल देते हैं, उनके मीनिंग में परिवर्तन ला देते हैं, तो उनको उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय क्या है? जो शब्दों के बाद में जुड़कर उनके मतलब बदल देते हैं या मीनिंग बदल देते हैं। तो अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अत है, आ है, या अति है। तो इसमें से आपको बताना अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जो अति शब्द है वो क्या है? यहाँ पर उपसर्ग है। और उपसर्ग क्या होते हैं बता दिया मैंने, जो प्रारंभ में लग के शब्दों का मतलब को बदल देते हैं। जो शब्दांश के मूल शब्द, जो भी हमारा मूल शब्द होगा, कोई भी शब्द है तो मूल शब्द है, उसके अगर प्रारंभ में जुड़ रहा है कोई शब्द तो क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। उसके बाद में जुड़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? हमारे पास प्रत्यय हो जाएगा। और इनके जुड़ने से शब्दों के मीनिंग में, शब्दों के जो मतलब में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि शब्द जो है जुड़कर अर्थ में परिवर्तन हो जाती है या उसकी विशेषता बदल जाती है उन मूल शब्दों की, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग, और हम इसको प्रत्यय बोलते हैं। अब देखो उपसर्ग के भी भेद होते हैं भाई। देखो संस्कृत में जो है अलग अलग तरीके के उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग के 4 भेद हो सकते हैं, यानी कि संस्कृत में उपसर्ग हो सकते हैं, संस्कृत में उपसर्ग हो सकते हैं पहला। दूसरा हिंदी में भी उपसर्ग हो सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है उर्दू के भी उपसर्ग होते हैं। तीसरा जो है उर्दू के भी उपसर्ग होते हैं, और चौथा हमारे पास अंग्रेजी भाषा के भी उपसर्ग होते हैं। तो ये 4 हमारे पास भेद होते हैं उपसर्ग के। क्लियर होगी बात हमसे? तो आई होप यहाँ से आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पता चल गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 10, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्यों मैंने 10 क्वेश्चंस रखे हैं भाई? देखो सेशन काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। मैं 10 के 10 क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो काफी टाइम लग रहा है। यहाँ पर कौन निम्न में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये साहित्य का क्वेश्चन है भाई। कृतियों वाला जो चैप्टर है वहां से लिया गया, संस्कृत नहीं, कृतियां जो चैप्टर है कि
किसकी कृति किसके द्वारा दी गई? तो निम्न में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, परिमाल रासो या बीसल देव रासो? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो आलाखंड है वो परमाल रासो के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका अभिष्ट उत्तर होगा। परमाल रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। और ये देखो जो हमारे पास परमाल रासो है, यहां से भी पूछा जाता है। देखो परमाल रासो जो है आदि काल, कौन से काल से आता है ये भी पूछ लिया जाएगा। तो ये आदि काल का हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध वीर गाथा काल रासो काव्य है। वीर गाथा काल रासो काव्य है। आदिकाल के हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध वीर गाथा काल का रासो काव्य कौन सा है भाई? परमाल रासो है। क्लियर हो गया। आलाखंड किस नाम से प्रसिद्ध है? परमाल रासो नाम से भी प्रसिद्ध है। और परमाल रासो की रचना जो है किसने करी थी ये भी पूछ लिया जाएगा आपसे। परमाल रासो के जनक कौन थे? तो ये जो है जगनिक ने परमाल रासो लिखा है। ये इसके जनक है भाई। जगनिक के द्वारा लिखा गया है। आदिकाल का हिंदी साहित्य का रासो काव्य है। और परमाल रासो जो है आलाखंड के नाम से, आलाखंड परमाल रासो के नाम से भी जाना जाता है। अब जगनिक के बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं कि जगनिक ने कौन कौन सी कृतियां लिखी हैं। इसके अगर हम ऊपर डालें, इसके ऊपर अगर हम प्रकाश डालें तो भाई इसमें काफी कुछ हो जाता है। तो देखो आदिकाल हो गया, इसके अलावा आता है हमारे पास वीर गाथा काल। देखो यहाँ पर ध्यान दो, वीर गाथा काल की अगर रचनाएं के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वीर गाथा काल की कौन कौन सी रचनाएं हैं, उनके रचनाकार कौन कौन से हैं? तो देखो वीर गाथा काल में अगर हम बात करें तो जैसे विजयपाल रासो, ठीक है, इनकी रचना क्या है? नरल सिंह। ठीक है, वीर घासा रासो किसने लिखी है? नल सिंह ने लिखी है। उल्टा बता रहा हूँ, विजयपाल रासो जो है किसने लिखी है? नल सिंह ने लिखी है। हमीर रासो, देखो हमीर रासो भी वीर गाथा काल के हैं। क्लियर हो गई बात। इसके अलावा खुमान रासो भी वीर गाथा काल की रचना है। किसने लिखी है? दलपति विजय ने। इनको आप नोट डाउन कर लेना। इसके अलावा हमारे पास आती है बीसल देव, ऊपर दिया गया है ऑप्शन में भी, बीसल देव रासो चंद्रबरदाई। ठीक है भाई, चंद्रबरदाई। तो ये सारी रचनाएं हैं जो जैसे हमारे पास हुआ खुमान रासो हो गया, बीसल देव रासो हो गया, विजयपाल रासो हो गया, नल सिंह ने लिखी है, चंद्रबरदाई ने क्या लिखी? बीसल देव रासो लिखी है, दलपति विजय ने क्या लिखी है? खुमान रासो लिखी है, जगनिक ने क्या लिखा है भाई? परमाल रासो लिखा है। तो ये क्या है भाई? वीर गाथा काल की रचनाएं हैं। क्लियर हो गई बात। और वीर, मैंने ऊपर क्या बताया था, एक चीज शायद मैंने थोड़ी सी गलत बता दी, काव्य रस, ठीक है, वीर गाथा काल की रचनाएं, सही है। तो ये परमाल रासो भी क्या है हमारे पास? वीर गाथा काल का ही है, ग्रंथ है। तो इसको मिस मत करना। सारी की सारी पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो वीर गाथा काल की ये क्या है? रचनाएं हैं। और इनको किसने लिखा है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो सारे के सारे ऑप्शन हमारे पूरे हो गए। तो हिंदी के 10 क्वेश्चन थे जिसको आज हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जितना मैंने अभी समझाया आपको अगर समझ में आ गया तो एक कमेंट आप लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ और ज्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हिंदी की। आपके लिए मैराथन क्वेश्चंस में लेके आऊंगा। और उससे पहले जो अभी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी जब भी हम स्टडी करने वाले हैं, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना उत्तराखंड टेट की प्रिपरेशन के लिए। सारी चीजें जो है आपको, जो प्रीवियस ईयर की जो वीडियोज हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।